नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। अग्निवीर स्कीम को लेकर युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है। दरअसल भारतीय वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अग्निवीर स्कीम के तहत तीनों सेना में इस साल 46,000 भर्तियां होनी है। वहीं देशव्यापी विरोध के बावजूद अग्निपथ योजना के तहत 6 दिनों में 2 लाख से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं। वायुसेना के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के 4 दिनों के अंदर ही 94,281 आवेदन हो चुके थे। वहीं अग्निवीर के लिए 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वायुसेना में अग्निवीरों की आवेदन प्रक्रिया जारी। 6 दिन में हुए 2 लाख से ज्यादा आवेदन। 4 दिनों में हुए थे 94,000 से ज्यादा आवेदन। 5 जुलाई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। चौबीस जून से शुरू हुई थी आवेदन की प्रक्रिया। एयरफोर्स में होनी है अग्निवीरों की 3500 भर्तियां। 17 से 23 साल तक के युवा कर सकते हैं आवेदन। अग्निपथ के लिए अग्निवीरों में क्रेज दिख रहा है। सेना में 4 साल के लिए होगी अग्निवीरों की भर्ती। वहीं यमुनानगर पहुंचे शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में 4,000 प्ले स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए 4,000 टीचर्स की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, जहां बिजली पानी सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं उन्होंने टूरिज्म पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आज भी हम बाकी राज्यों से बेहतर हैं। हम टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जिसके लिए होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। इसके तहत उन्होंने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि वो अवैध सरकार थी, जनता की बनाई हुई सरकार नहीं थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं चली। जबकि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी हमने 1100 कुछ स्कूल हमारे शुरू हुए, 4,000 स्कूल हम खोल रहे हैं। 4,000 जो टीचर है उनकी हमने ट्रेनिंग करा दी, सब चीजें उसकी पूरी हो चुकी है और जल्दी ये 4,000 के 4,000 स्कूल खुल जाएंगे। और जहां तक बिजली की और जिस प्रकार की भी जरूरत है, सारी जरूरतें वहां पर पूरी कर देंगे। देखिए, हरियाणा टूरिज्म जिस टाइम बना, उस टाइम का तो मुझे पता नहीं कि किस प्रकार की स्थिति में रहा होगा, लेकिन बहुत लाभदायक स्थिति में शायद मुझे लगता कभी रहा टूरिज्म। हाँ, ये है कि हमारा जो सिस्टम था वो सारे देश में सबसे अच्छा हमारे पास था। आज भी हमारा अच्छा ही है और उससे अच्छा है अब भी हमारे पास। मेरी सोच ये है कि हम चाहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिले और रोजगार लोगों को मिले। तो ऐसी बहुत सी चीजें शुरू कर रहे हैं जिससे मैं समझता हूँ कि मेरे टाइम में मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास 4 गुना ज्यादा पर्यटक हैं जितने उस टाइम थे। हम चाहते हैं कि होम स्टे पॉलिसी का लाभ उठाएंगे, लोग उसमें काम करें। अगर लोग काम करेंगे तो रोजगार उनको ज्यादा मिलेगा और ज्यादा काम हो सकता है। तो हमारा प्रयास है, अभी हमने पॉलिसी होम स्टे की हम ले आए हैं और जल्दी मैं वहां पे एक मीटिंग करने भी जा रहा, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक घटना है और इसके पीछे जो लोग भी हैं उनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि वो उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर हम जितनी जल्द उनको सजा देने में सफल होते हैं तो उसका मैसेज अच्छा जाएगा। उनके खिलाफ तुरंत उनको सजा की घोषणा होनी चाहिए और जो लोग उसके पीछे हैं किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और आगे आने वाले टाइम में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इस प्रकार का एक मैसेज देना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार जो थी ना जी, वो सरकार पहले दिन से अवैध सरकार थी, जनता की बनाई सरकार नहीं थी। वो गलत तरीके से जिसके पक्ष में मैंडेट था, बीजेपी के पक्ष में मैंडेट था और किसी के पास बीजेपी से 50% सीटें भी नहीं थी, लेकिन उन सारे लोगों ने इकट्ठे गए वो सरकार बने ली। वो मैं समझता हूं कि सही तरीका नहीं था। जो भावना है संविधान की उसके अनुसार वो सही तरीका नहीं था जो उन्होंने अपनाया था।
लेकिन वो ज्यादा देर चल नहीं सका और जिस प्रकार का व्यवहार किया, अपनी जिस प्रकार की सोच थी, जिस प्रकार की सोच पार्टी की थी, उस हिसाब से काम ना करके बिल्कुल दूसरी साइड में चले गए। मैं समझता हूँ इसीलिए शिवसेना के जो सदस्य थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जो सोच उनकी थी उस सोच से सरकार चलनी थी। सरकार खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि मिलों की ओर से बकाया राशि का भुगतान निश्चित समय में हो जाना चाहिए। साथ ही कहा कि 2021-22 सीजन के लिए मई 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा निजी चीनी मिलों को 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिसमें सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपए, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भादसो को 12.84 करोड़ रुपए, नारायणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपए और असंध चीनी मिल को 6.39 करोड़ रुपए दिए जाना शामिल है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में साइबर सिटी गुरुग्राम में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ लोगों ने आपत्तिजनक नारे भी लगाए, जिसको लेकर गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। इस दौरान लोगों ने जिहादी आतंकवाद का पुतला भी फूंका। ये केवल दो जिहादी नहीं है इस हत्याकांड के अंदर। इस हत्या के पीछे अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है वो तार जुड़े हुए हैं। ऐसे हत्या नहीं की गई है। और जिस प्रकार से इन जिहादी ने भाई कन्हैया की हत्या की है, हम ये चेतावनी देना चाहते हैं हमारा वहीं उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी बजरंग दल के बैनर तले तमाम हिंदू संगठन एकत्रित हुए और शहर में बरसात होने के बावजूद सड़कों पर उतरे और अपना विरोध जताया। इस मौके पर हिंदू संगठनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा कि वो लोग आतंकवाद के विरोध में एकत्रित हुए हैं और ये विरोध प्रदर्शन केवल फरीदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश में हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब किसी हिंदू के ऊपर उठी उंगली तो कोई भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कन्हैया कुमार के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की है। जो आपने राजस्थान के उदयपुर में देखा कि किस निर्मम तरीके से उनको मारा गया, जो मतलब अपने अंदर ही एक लगता है कि मतलब इस तरीके से भी कोई किसी को, जानवर को भी नहीं मार सकता और एक इंसान को मारना बहुत बड़ी बात है। मतलब उन्होंने इस तरीके से उनको मारा, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि इस तरीके से लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। वहीं चरखी दादरी में कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों और दुकानदारों ने हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा और कन्हैयालाल के परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ नौकरी देने की मांग की। इस दौरान बजरंग दल के जिलाध्यक्ष रजनीश ने कहा कि देश में हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उदयपुर में हुई घटना बहुत ही निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की ओर से मुस्लिमों के ऊपर की गई टिप्पणी कोई गलत नहीं थी, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चरखी दादरी में हिंदू संगठनों के अलावा दुकानदारों और व्यापारियों ने भी उदयपुर की घटना को लेकर दुख प्रकट किया। सुबह से लेकर शाम तक कमाते हैं, गधे वाली जिंदगी जीने से बचने के लिए घंटा समाज के लिए निकालना चाहिए। मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, क्या और बड़ा दुख का विषय है और बड़ा गुस्सा उठता है। इस कानून इस देश में है, संविधान इस देश में है, और रोज किलकारियां मारते हैं लोग, लेकिन कुछ भी नहीं लगता। इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। अपने नुपुर शर्मा करके
कोई अपनी बहन है, उसने मुस्लिम धर्मगुरु के प्रति उनकी किताब में लिखे हुए शब्दों को यूं का यूं टीवी पे बोला, उसके खिलाफ पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया। 5 करोड़ रुपए की राशि, एक नौकरी और उसके घर पर मतलब पुलिस का मतलब बंदोबस्त होना चाहिए। अपन तो ये चीज देखी आपके तो उसको देखें। और व्यापारी की सब साथ है, सब दुकानदार साथ है और साथ ही मिलकर ये काम हो सकता है। सुबह से लेकर राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के बाद देश का माहौल गर्म है। उसी को लेकर सभी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई ताकि माहौल ना बिगड़े। वहीं रेवाड़ी के मुस्लिम समाज ने कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी। जामा मस्जिद में इमाम रमजान खान ने कहा कि समाज की एकता और अखंडता को बिगाड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अपराधी है जो, उसे कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं और ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने कन्हैयालाल के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और जो ये उदयपुर में घटना हुई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं केंद्र सरकार से और राजस्थान सरकार से, और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए और आपस में भाईचारा बना रहे। इस वजह से ऐसे शैतानों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कहूँगा कि ऐसे आदमी जो आदमी नाजायज किसी आदमी के साथ में बर्ताव करे या किसी के दुश्मन तरह से आदमी को मारे काटे तो ये बहुत गलत बात है। और मैं अपने मुसलमानों की तरफ से इस बात को कहता हूँ कि ऐसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा जुल्म और किया जा सकती है। आ जाओ, आप आगे आ जाओ। वहीं चरखी जिले के गांव पांडवान के जोहड़ में 40 साल के व्यक्ति का शव मिला, जिसके सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक विजय मंगलवार से लापता था। परिजनों ने हत्या करके शव को जोहड़ में फेंकने की आशंका जताई है। पुलिस एएसआई जगजीत सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही मृतक के बेटे के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तालाब के अंदर मिला और सर के अंदर 2 चोट हैं, उसको मार के गिराया गया है। पुलिस पहले पूछ गई थी, हमारे को बाद में पता चला कि भाई तालाब के अंदर पड़ा हुआ है। मौका पर पूछ कर निकाली गई, एफएसएल टीम से मुआयना कराया गया। उसके सर में चोट लगी हुई थी। घर वालों के बयान पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दे दिया है और अभी जांच जारी है। किन के 201 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के बेटे के बयान पर दर्ज किया गया। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों पर अब नगर निगम सख्ती बरतेगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण पर रोक लगा दिया है। इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए 1 जुलाई से इसके निर्माण, आयात, वितरण और बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। जुर्माना न केवल दुकानदार बल्कि हाथ में पॉलीथीन पकड़े जाने वाले ग्राहक पर भी लगाया जाएगा। अंबाला के बाजारों, गली मोहल्ले और अन्य स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार पॉलीथीन को बेचता या सामान लेकर जाता नजर आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्ति से जुर्माने के तौर पर 500 से लेकर 1 लाख रुपए तक वसूला जाएगा। वहीं उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए आमजन की सुरक्षा और केंद्र सरकार के निर्धारित नियमों के पालन के तहत उचित कार्रवाई किए जाने का संदेश नगर परिषद द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम पवन मांगा है और मैं अंबाला कैंट से हूँ। जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है सिंगल यूज का जो पॉलीथीन बंद किया है, यह निर्णय काफ़ी अच्छा है और लोगों की सेहत भी इससे ठीक रहेगी। इस निर्णय से सरकार की एक दिशा पता लगती है कि अभी वो लोगों के प्रति कितने सजग है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हमारा जो सिंगल यूज का जो पॉलीथीन है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। वो हमें सीधा सीधा कैंसर पहुंचाता है। तो ये सरकार का अच्छा कदम है और लोगों को भी चाहिए कि इस तरह के पॉलीथीन का बढ़ावा ना दें और इन फ्यूचर भी जहां पर आपका पॉलीथीन की एज ए कस्टमर
जरूरत नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि आप बिना पॉलिथीन के वो आइटम अपने घर तक ले जा सकते हो, तो आप उसको रिफ्यूज करो, दुकानदार को आप खुद ही मना करो कि नहीं सर मुझे पॉलिथीन नहीं चाहिए, आप अपना पॉलिथीन जो भी यूज वाला है वो भी अपने पास रखो। मेरे दुकान का नाम रामचंद्रन है, नाम से मेरी फर्म है चूना चौक पे, और डिस्पोजेबल का मेरा काम है। जो 1 तारीख से बैन का इश्यू आ रहा है या गवर्नमेंट ने बैन के लिए कहा है, तो हमने उसके लिए पूरा टोटली बैन कर अपने आइटम सारी हटा दी है दुकान से। अब कोई आइटम पे हम लोग डील नहीं कर रहे हैं, जितना स्टॉक था हमने 90% कवर कर दिया है। अब थोड़ा बहुत जो पड़ा है उसको आजकल मैंने निपटाने के बाद सारी आइटमें पेपर में और प्लास्टिक की सारी आइटमें खत्म कर ये थोड़ा बहुत कुछ डाला है भाई, ये तो आजकल के लिए जितना है 1 तारीख से पहले, उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, या आगे हम नहीं बेचेंगे उसको। भिवानी में लोगों को पीने के पानी की समस्या है। पानी का रंग भी पीला आता है। खराब पानी की वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि पब्लिक हेल्थ विभाग ने पानी के लिए पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की माने तो पानी पीने लायक नहीं है। जिले में 20% हिस्सा ऐसा है जहां लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यह खुलासा किया है कि पीने के पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के MPHW और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक साथ 537 सैंपल लिए थे, जिनमें से 147 सैंपल फेल हो गए। CMO डॉक्टर रघुवीर के अनुसार जन स्वास्थ्य विभाग और DC को सूचना भेज दी गई है ताकि पानी को ठीक कर लें, इससे लोग बीमार ना पड़े। स्थिति पानी की तो साहब ये है कि हमारे एक तो टाइम पर नलके नहीं आते, जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। इतना गंदा पानी आया है कि बहुत ज्यादा, उसमें बदबू मारती है पानी की। हमारा तो बाहर से पानी ले लेके सिर गंजा हो गया। 5-5, 6-6 मटके हम पानी के लाते हैं और इतने परेशान हो रहे पानी के लिए। ना हमारा टाइम पर नलके आ रहे हैं, हमारा टाइम पर नलके आए, साफ सुथरा पानी आए। मैं शिकायत की अधिकारियों को, मैं किसी से शिकायत नहीं करी। आपने मेरे को पूछा है अभी पानी की कोई प्रॉब्लम है तो हम ये बताया कि हमारी पानी नहीं आ रहा टाइम पे, ना हमारा कोई साफ पानी आ रहा। ठीक है, एक तो पानी की सुविधा अच्छी तरह से करो और टाइम पे हमारे नलके आए तो हमारे बच्चे हैं परेशान ना हुए पानी ढो ढो करके। कि जो भी बरसात के समय जो पानी है उसको उबालें, ठंडा करें और 1 घड़े में 1 क्लोरीन की टेबलेट डाल दें, उसको 45 मिनट तक रखें, वो पानी हमारा सेफ हो जाता है। और दूसरा ये है कि हमारा जो डिग्गी होती है उनमें जो फिल्टर हैं उनकी सफाई करवा करके स्लो सैंड फिल्टर होते हैं या जो भी उनकी टेक्निकल जो टीम है उसको एक्टिवेट करें पब्लिक हेल्थ वाले, ताकि लोगों को सेफ वाटर मिले। ग्रामीण टीम हमने शहरी और ग्रामीण दोनों की बना रखी है। हमारी जो शहर की टीम है वो 22 है और जो ग्रामीण की टीम है वो 119 है। MPHW जो होता है वो अपने पब्लिक हेल्थ से कोऑर्डिनेशन करके उसको वाटर का सैंपलिंग का एक जॉब ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ का जो वाटर है सप्लाई वो सेफ वाटर उनको सप्लाई मिले। वहीं जींद के मेन बाजार की गांधी गली में शौचालय नहीं है, जिसके चलते महिलाओं को खुले में ही शौच करने जाना पड़ता है। लोगों की माने तो तकरीबन 10 साल से यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिले के विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इतना ही नहीं, जींद के DC से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। हालांकि नगर परिषद के EO सुशील कुमार का कहना है कि इस समस्या का समाधान बहुत जल्द किया जाएगा, जिससे महिलाओं को खुले में शौच ना जाना पड़े। पहले टॉयलेट हमारे नगर परिषद द्वारा बनाए गए हैं, उनके मेंटेनेंस के टेंडर हमने कल वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। और जहां जहां जरूरतें होंगी, अभी हमारे नवनिर्वाचित जो पार्षद हैं और हमारी जो चेयरमैन महोदया बनी हैं प्रधान, वो जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। उनके जहां जहां आवश्यकता जिन वार्डों में जहां जहां जिस स्थानों पर होगी, चाहे जमीन मुहैया होती है वहां पर, तो नए शौचालय का निर्माण कर दिया जाएगा। पहले प्रस्ताव आएगा, लोगों की डिमांड आएगी पार्षद के माध्यम से, वो प्रस्ताव पास होकर मान्य DMC साहब के पास जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद तो टेंडर प्रक्रिया करके जारी कर दिया जाएगा। यदि ज्यादा दिक्कत है तो कंक्रीट के टॉयलेट अभी रखवा दिए जाएंगे जहां भी आवश्यकता है। तो आप भी एक सामाजिक हैं, समाज सेवा में ध्यान रखते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए वहाँ पर कंक्रीट के टॉयलेट हम से कनेक्ट मैं गया हूँ, लेकिन वहाँ पर लोगों द्वारा जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे जमीन मांगी गई थी,
मेरे ख्याल में वहाँ पास में एक स्कूल भी है, उनसे भी जमीन मांगी थी, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर टॉयलेट बनाने के लिए गली मार्केट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टॉयलेट, लेडीज टॉयलेट की कोई सुविधा नहीं है और हजारों महिला यहाँ हमारे पास आती है, मार्केट में आती हैं, सब परेशान होती हैं। जब तांगा चौक में ये सुविधा दी गई है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जल्द से जल्द एक लेडीज टॉयलेट बनवाई जाए। यहाँ लेडीज टॉयलेट कोई भी नहीं है, कोई भी लेडीज टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे लेडीज के लिए टॉयलेट की बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है। हर लेडीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। हर कोई बोलता है कि यहाँ पे टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत दूर जाना पड़ता है, कभी स्कूल में, स्कूल वाले भी 1 बजे तक स्कूल भी ऑफ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है लेडीज के लिए। जेंट्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें तो कोई, बट लेडीज के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत आती हैं, लगभग 10-15 लेडीज तो मुझसे पूछती हैं कि मैम आप बता दो यहाँ पे कोई टॉयलेट या बाथरूम की कोई फैसिलिटी है तो नहीं। वहीं सोनीपत के स्पेशल स्कूल में एक 12 साल की मूक बधिर मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसे लेकर आरोप है कि पुलिस और पूरा प्रशासन मामले को दबाने में लगा हुआ है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि वारदात के 26 दिन बीत जाने के बाद भी उनकी मूक बधिर बेटी को न्याय नहीं मिला है। मामले में पुलिस लीपापोती कर रही है। पीड़ित परिवार ने न्याय की मांग की है और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने सोनीपत से जांच को ट्रांसफर करवाने की भी गुहार लगाई है। नमस्कार जी, ये अभी तक तो जी कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हम 31 तारीख को लेके आया था मैं गुड़िया को और 4 तारीख को उसको एडमिट करवा के उसकी डॉक्टरी करवा दी थी। तो 4 तारीख से आज तक अभी तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है जी। उसको पहले तो मतलब यहाँ पर जज साहब के सामने भी बयान हो चुका था पीजीआई में, और वहाँ से लाने के बाद यहाँ ट्रांसलेटर भी बुलाए गए थे। मौका यहाँ सोनीपत में हॉस्टल में भी दिखा दिया था। गुड़िया ने आके खोल के दिखा दिया, भाई यहाँ इस कमरे में ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ बता दिया। और एसपी साहब के पास भी आए थे। तो अभी तक यहाँ हमारे को गुमराह किया जा रहा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर उधर घूम रहे हैं। कभी कहीं पहली बार SHO बदल दिया, फिर SIT बना दी, फिर दोबारा फिर अब थाना बदल दिया। कभी कुछ बदल रहे, कभी कुछ बदल रहे हैं। अब डॉक्टरी भी दोबारा हो चुकी है और दोबारा डॉक्टरी में भी पहले वाली डॉक्टरी सही थी तो दोबारा बोल के भैया ऐसे बढ़िया रिपोर्ट होगी, अब सही आएगा। किसने दबाव बनाया था? ये SP साहब थे, वो हुड्डा साहब, वो संदीप हुड्डा था। उसने कहा था कि भाई बोर्ड बिठाएंगे तो उसमें बढ़िया काम होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखिए हमारे पास एक मुफ्त लड़की का आया है, मतलब कि उम्र होगी करीब 11 वर्ष। उसके पापा उसे हॉस्टल में छोड़ के आ गए थे, फिर करीब 1 वीक के बाद उसको वापस लेके चले गए। उन्होंने कहा कि फिर जब मेरी लड़की को वापस लेके गया तो उसकी तबीयत खराब थी, तो हमने केस रजिस्टर कर दिया, उसकी काउंसलिंग करवा दी है, बयान करवा दिए हैं, उसका मेडिकल परीक्षण करवा दिया। फिर सामने आया कि मेरी लड़की को पहले से कोई बीमारी थी, तो दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट रजिस्टर करवा कर दोबारा से उसका परीक्षण करवा दिया। उसकी भ्रष्टाचार वगैरह करवा दिए। अब वहाँ से रिपोर्ट आनी पेंडिंग है। वैसे हमारी तफ्तीश जारी है, कोई अगर किसी आरोपी का नाम सामने आता है तो कोई। मेरा देश मेरा गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।